औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत-ए-हाल से आगाही देते हैं और आपको बताते चलेंगे। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग का हक़ दिया गया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। आज कुछ मेहमानों को भी हमने दावत दी है, वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और बाकी जो लाइव लोग होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ुसूसन वो अपनी राय देंगे कि वो इसको कैसा महसूस करते हैं और उनको इसका क्या फ़ायदा है। पिछले दिनों में ये पहला मौका है कि क्योंकि हालात चेंज होते जा रहे हैं और पहले जो दौर था उसमें और इसमें दौर जदीद में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो असम्बलियों ने यह मुनासिब समझा है काफ़ी अरसे के बाद कि अब कानून साजी की जाए। मुल्क की हालात को देखते हुए और दुनिया के हालात को देखते हुए कानून साजी की गई है। जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला था वोटिंग का था और उन्होंने वैसे तो 33 बिल पास हुए हैं 17 नवंबर को, लेकिन जो 3 बड़ी बिल पास हुए हैं जो ज़्यादा हाईलाइट भी हो रहे हैं, हम उन पर बात करेंगे। उनमें से सबसे पहले है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग का हक़ दिया गया है, ये एक बिल है, इस पर बात करेंगे। दूसरा है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन EVM, उसके हवाले से बात करेंगे कि उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो इंडियन जासूस है कुलभूषण जाधव, उसके हवाले से बात करेंगे जो कि उसको हक़ दिया गया है अपील के लिए कि वो वकील कर सकता है। ये तीनों चीज़ें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया, मैं पहले उनका तारुफ करवा दूँ और फिर आपको बताऊँ कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है जो आज हम रेज़ करेंगे, वो भी आपको बताएँगे। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा अरशद सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ लंदन से लाइव वीडियो लिंक के ज़रिए। वो सियासी हवाले से भी काफ़ी तजियानकारी करते हैं, हमारे साथ कई बार आ चुके हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है मियां मसरूर सईद साहब ने, जो PMLN UK के सीनियर नायब सदर भी हैं, आज हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मियां साहब, आपको वेलकम कहता हूँ जी पब्लिक राइट्स में। जो नाज़रीन बात करने की है, जो सवाल पैदा होता है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट दिया गया है, जो बैरून ममालिक रहते हैं लोग, उसके लिए अगर देखा जाए तो मशक़ वस्ता में बेशुमार लोग रह रहे हैं और उसके अलावा जैसा सऊदी अरब और दुबई और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, अमेरिका में, इधर UK में, यूरोप में, हर जहाँ भी रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिला है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं और फिर क्या जो बरतानिया में ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं वो भी इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में शामिल होते हैं या उनके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़िम्मेदारान से पूछा गया है, मैं क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ आप लोगों के सामने चीज़ों को लाना था, मैंने बेशुमार लोगों से राब्ते भी किए हैं, इस बारे में पूछा, लेकिन अभी तक तमाम लोग इस बारे में लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि ये जिन लोगों ने बिल पास किया उनमें से भी चंद लोगों से रब्ता किया है, जिन्होंने वोट किए हैं, उनको भी इस चीज़ का पता नहीं है कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में शामिल हैं या नहीं हैं। तो ये कि आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जब पॉलिसी सारी सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि कौन कौन लोगों को कौन कौन सी सहूलियात हासिल हैं, ये वोट कैसे डाले जाएंगे, कौंसलेट के ज़रिए करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या पहले वोट रजिस्टर करवाएंगे, कौन कौन लोग रजिस्टर करवा सकते हैं, जिनके पास नाकाब कार्ड है वही कर सकते हैं या उसके अलावा दूसरे भी कर सकते हैं। बाकी ममालिक को अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह इंडिया, कनाडा, फ्रांस, इनमें भी इस किस्म के तरीक़ाकार नाफिज किया गया है और उसमें बाकायदा तौर पर जिस तरह इंडिया का फ़र्ज़ किया, हर बात में हम इंडिया की मिसाल भी देते हैं, लेकिन इंडिया में जो लोग ब्रिटिश हो गए हैं उनके लिए तो उन्होंने हक़ उनको नहीं दिया हुआ वोट करने का, और जो पाकिस्तानी ब्रिटिश हैं यहाँ और जिनके पास कार्ड भी है उनकी क्या सूरत हाल होगी, उस पर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बात करेंगे। और आप लोग अगर इस बारे में कुछ जानते हैं, जो देखने सुनने वाले हैं, आप भी हमारे साथ लाइव शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी भी जो चीज़ें हैं उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। लेकिन ये 33 जो बिल पास हुए हैं इसमें भी अगर कोई और अहम किस्म का इशू हुआ तो उसको हम इसमें लाएंगे। सबसे पहले मैं जनाब अरशद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप किस नज़र से देखते हैं इस जो बिल पास हुआ है?
ये तो कि आने वाले लोग भी आने वाले लोगों को आपकी आवाज़ कम आ रही है। बिल्कुल मैं यह साहब को आपको सलाम देते हैं जिस प्रोग्राम में आप आए वक्त निकाल के। और ये टॉपिक ओवरसीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वोट का हक। देखिए, अव्वल बात तो यह है, जो बिल पेश किए गए हैं कौमी असेंबली में, जो पहले तो इस पे डिबेट होनी चाहिए थी। 2-3 दिन तक डिबेट होनी चाहिए थी कौमी असेंबली के अंदर। वो डिबेट भी नहीं हुई है, ठीक है। होना चाहिए थी कि लोगों को अपनी राय देते हैं, कौमी असेंबली के जो मेंबर हैं उनको अपनी राय देने का हक हासिल है। उनको अपना हक अदा करना चाहिए था, मगर उनको उनका हक नहीं करते। ऐसे ऐसे जो कौमी असेंबली के मेंबर हैं और ये कहते हैं कि हमें यहाँ लाए भी हैं। बहुत बहुत से लोग तो आने को भी राजी नहीं थे इस बिल पर, के जो बिल पेश किए जाने के। उनके अपोजिशन के तकरीबन 15 लोग अपने हाजिर थे। पहले अपोजिशन वालों से ये पूछूंगा 15 लोग आए क्यों नहीं, ठीक है ना। तो अब आ जाए बिल पर। देखिए, ये बिल जो आया ये एक तरह से ओवरसीज के लिए कुछ भी नहीं है। आप चिंता देते हैं डॉलर, आपको अगर वोट का हक दे भी दिया तो वोट का हक देने से आपको क्या फायदा है। आप सही है, आपका वो आप वोट दे देंगे, कोई जीत जाएगा, वो करप्शन करेगा, बस यही है ना। देखिए, बिल वो पास किया जाता अगर वोट के अलावा अगर हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उसको भी हक देना चाहिए था। जब तो हमारी वोट की कदर होती या वोट की इज्जत होती। अब हमारी वोट की क्या इज्जत होगी अगर हम किसी को वोट देते हैं और वो करप्शन करता है या काम अच्छा नहीं करता अपने हल्के में, तो आपका क्या फायदा वोट देने से। एक तो ये। ठीक। दूसरी ये कि देखें, हम यहाँ पे सियासी पार्टी यहाँ पे सब है। पीएस पार्टी है, मुत्तहिदा पाकिस्तान है, और अपने पीएस पार्टी है, सबके ऑफिसेज यहाँ पर हैं, कारकुन यहाँ पर हैं। लोग काम कर रहे हैं अपनी पार्टीज के लिए यहाँ पे इस मुल्क के अंदर। अगर इस मुल्क के अंदर सिर्फ यहाँ के कारकुनों को सिर्फ चंदा जमा करने के लिए रखा गया है, वो भी गलत है। यहाँ पे लोग सियासत में हिस्सा इसलिए लेते हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो अपने मुल्क की खिदमत करें। आप बाहर बैठ के अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। तो ये बिल तो मेरी नजर से आधा बिल सही है, आधा सही नहीं है। इसलिए पूरी तो फैसिलिटी सही नहीं ना। अव्वल बात तो ये है कि हम ड्यूल नेशनल है। हमने यहाँ के लोग ज्यादातर हैं ड्यूल नेशनल। ड्यूल नेशनल का मतलब ये होता है आपने वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी, ठीक है ना। अब किसी भी आप दो दो मुल्क का वफादार नहीं बन सकते, किसी एक मुल्क के वफादार बने आप। एक तो ये, ठीक है ना। तो एक तो ये है, इसलिए कि हमारी कोई कदर नहीं है ओवरसीज में। कोई अगर वोट दे भी देंगे आप तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए कि आपने चंदा देना है और फिर यहाँ ज्यादा ज्यादा नारे लगाने। देखें, बिल अगर पूरा बिल अगर पेश करना था गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान इसमें की जितने दिन अरशद साहब, पाकिस्तान की जब गवर्नमेंट या कोई बंदा एम ओहदे पर जाता है उसका फैसला तो बरतानिया में ही होता है। तो फिर ये वोट अगर दे देंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। नहीं, फर्क बहुत पड़ेगा। देखिए, वोट का अगर आप मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, फर्ज किया कि अब मैं सियासत में आना चाहता हूं या मियां मंसूर साहब सियासत में हैं, अगर ये खिदमत करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इनको सिगारी ओहदा नहीं मिला, ये खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन में। अगर कोई इनको मशहूर बनाता है तो यहाँ से इनको एनओसी लेना पड़ती है। अपनी ये एनओसी लेना पड़ेगी जब इनको इजाजत मिलती है, मगर वो भी कोर्ट के जरिए वहां पर। अभी वहां पे मशहूर जितने हैं ड्यूल नेशनल वाले, तो वो कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी है। अब क्या होता है मसला, हम इतने झंझट में जब पड़ते हैं, हमें तो एक फेयर चाहिए ना। हम वोट दे रहे हैं, हम चाहते हैं अपने मुल्क की खिदमत करें, तो जाके पाकिस्तान जाके खिदमत करें आप, ठीक है ना। दूसरी ये कि यहाँ पे जितनी कौंसलेट है, मैं तो मुतालबा करता हूँ कि हमारे यहाँ पे लोकल रहने वाले जो हैं, हमारे मोर देन 50% यहाँ के लोकल जॉब निकालना चाहिए इनको। यहाँ ओवरसीज जो हम यहाँ बैठे हुए यूके के अंदर स्पेशलिस्ट बहुत हैं, अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको एम्बेसी में नौकरी दी जाए। पाकिस्तान से यहाँ लेके आते हैं, यहाँ 3-4 साल काम करते हैं, फिर वो ये 10-10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरे के यहाँ के लोग करप्शन का सोच भी नहीं सकते। जो यहाँ रहते हैं लोग, वो बिल्कुल सही काम करेंगे और यहाँ की लोकल कम्युनिटी के जहन को भी समझते हैं। आप किसी कौंसलेट चले जाएं, कितने बुरे हालात हैं वहां,
तो ये एक मेरा मुतालबा ये था कि अगर ओवरसीज को अपना इस पर बात जी बिल्कुल आप कौंसलेट पर भी बात करेंगे। मियां साहब आप ये बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक मिल गया है, इसको इसका क्या फायदा है? ओवरसीज को क्या फायदा है इसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कोई फ़ायदा नहीं है जी, किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को भी, सिवाय उनके जो कि पाकिस्तान में धांधली करना चाहते हैं, उसके अलावा किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये काम करना ही था तो फिर जो कैंडिडेट थे ना हमारे, वो फिर भी अगर यूके में वोट का हक दे दिया गया है, ठीक है जी, तो फिर कैंडिडेट मुझे होना चाहिए, यहाँ पे मुझे वोट पड़े, ना कि पाकिस्तान वालों को वोट पड़े। उसकी वजह बताने लगा हूँ। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे रहते हैं, उनको अपने मुल्क के हालात के बारे में कुछ पता नहीं। वहाँ जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं। वो किसको वोट देंगे उनको भी नहीं पता, वो किस लिए दे रहे हैं उनको ये भी नहीं पता। वो सिर्फ प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो है ना, ये इन्होंने जो वोट का जो हक दिलवाया है, ये इधर अगर सऊदीया में या जहाँ पर ज्यादा लोग हैं, जहाँ पर यूके में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हैं, बेहिसाब पाकिस्तानी हैं, यहाँ पर इनको अपने 2-3 कैंडिडेट इधर खड़े करने चाहिए। वो PMLN के, PTI के, या जैसे जो भी हैं पीपल्स पार्टी के, ये सारे खड़े होने चाहिए। वोट इन्हीं को पड़ने चाहिए। इधर का वोट पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, किसी हाल में भी नहीं जाना चाहिए। वो तो इस सूरत में हो सकता है ना मियां साहब, वो तो इस सूरत में हो सकता है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक हो, तो तब इलेक्शन लड़ने का हक तो नहीं दिया गया ना, खाली वोट देने का हक दिया गया है। मैं आबिद साहब यही कह रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि इधर का पहले ये करवाते कि इधर के कैंडिडेट जो इधर मौजूद हैं उनको वोटिंग का हक होता, फिर वोट करने वालों को कहते कि हाँ भाई वोट इधर डालो, हमारे कैंडिडेट इधर खड़े होंगे, फिर तो ये काम हो सकता था। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये चीटिंग, बहुत बड़ी चीटिंग है, बहुत। और मैं अब वो कहना नहीं चाहता जो कि मेरे अंदर है, वो मैं सारी चीजें इसलिए बाहर नहीं निकालना चाहता। मैं एक कालर को, मियां साहब एक कालर को शामिल करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। आपको काज़मी साहब और आपके दोनों मेहमानों और व्यूअर्स को प्यार और अदा बड़ा सलाम। नज़ाकत हुसैन शाह वो है। अगर इजाजत दें तो कमेंट करना चाहता हूं। जी जी, आपकी आवाज कम आ रही है, आप बोले। अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरे ख्याल में कहीं किसी जगह रिकॉर्डिंग होगी या कोई गुफ्तगू सुनना चाहता है, मगर मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ और इस मुल्क का वफादार सिटीजन हूँ। जैसे इस मुल्क से प्यार करता हूँ, इसी तरह मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान से भी प्यार करता हूँ। तो अगर कोई मेरी गुफ्तगू सुनना चाहता है तो बड़े शौक से, मैं वॉकिंग में रहता हूँ, मेरे साथ डिबेट भी कर ले। मैं आगे चलता हूँ। ये थोड़ी सी सियासी बात सी कुछ लोगों के लिए की है, आपके चैनल पर मैं आता रहता हूँ। असल में बात यह है कि रशीद साहब की भी प्यारी गुफ्तगू थी, बहुत सी बातें जिनके साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ। आज दिन तक हुकूमत पाकिस्तान ये नहीं एक्सप्लेन करा सकी कि जो आदमी पाकिस्तान में पैदा हुआ है और बरतानिया में रहता है या कहीं भी यूरोप में रहता है, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ उसके पास बेशक ड्यूल नेशनैलिटी हो, जितनी भी नेशनैलिटीज हो, वो वोट देने का भी हक रखता है और वहां जाकर इलेक्शन लड़ने का भी हक रखता है, बिकॉज ही वॉज बोर्न इन पाकिस्तान। अब बात आ गई मफाद की और सियासी जमातें हमारे लिए क्या करती हैं। इधर पीपल पार्टी वाले भी हैं, नून लीग वाले भी हैं, PTI वाले भी हैं। हम लोग मेनली पाकिस्तान से प्यार करते हैं। वोट के हवाले से मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ, इजाजत दीजिएगा। वो ये है कि वोट के हवाले से हमारा लिंक पाकिस्तान के साथ रहता है। अगर हमारा डॉलर उनको प्यारा है, हमारी दौलत उनको प्यारी है, हम PIA पर ट्रैवल करते हैं, बाकी सब कुछ हमारा उनको प्यारा लगता है, तो हमारी वोट भी पड़नी चाहिए। असल में इसके पीछे जो बात है मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं अगर वोट डाल सकते हैं तो ये वहां जाकर इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। उस मुल्क में सफाई एक ही हालत में हो सकती है, ओवरसीज के लोगों में, सफारतखानों में, बरतानिया में, यूरोप में, जो उस मुल्क के बाशिंदे हैं उनको सफारतखानों में काम पर लगाएं और पाकिस्तान में जाकर ये लोग सियासत करें। जिन जिन अदारों में ये लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, जिन अदारों से इनका तल्लक है,
ये वहां जाकर इलेक्शन लड़े। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, मेरा जिला मीरपुर से तल्लक है। कहना ये चाहता हूँ कि मीरपुर की मिसाल ले लें। दुनिया की दौलत मीरपुर में लगी है। हमारे पास मीरपुर के लोगों के पास एक बर्न यूनिट नहीं है, एक प्रॉपर मैटरनिटी यूनिट नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ के सियासतदान उनको जाकर बताते हैं, जैसे कि चकसवारी और मीरपुर के दरमियान एक पुल है, मैं माफी चाहता हूँ थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, अरिहान नाम उसका है, करोड़ों का रुपया मीरपुर के सियासतदान खा गए, अरबों खरबों का, मगर वो कंप्लीट अभी तक नहीं हो सका। इसी तरह और बहुत से मंसूबे हैं, एमडी है मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें अरबों खरबों का पैसा ओवरसीज के लोगों का खाया जाता है। इमरान साहब को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप 3-4 चीजें कर जाएं, आपका IMF का कर्जा भी खत्म हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप पुलिस के निजाम को बेहतर कर दें, अस्पतालों के निजाम को बेहतर कर दें, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, ऐसे लोग लगाएं जो इन चीजों को समझते हैं। आपने पुलिस वालों की वर्दी भी वही रखी हुई है। आपने कहा था कि मैं रिफॉर्म करूंगा, जो आपने आर्मी की वर्दी है वही पुलिस वाले पहनते। खतरे की बात है, डर लगता है कि कल कोई हादसा ना हो जाए। पुलिस वाले को पाकिस्तान में आप खरीद सकते हैं, आर्मी वाले को कभी खरीद नहीं सकते। इसलिए इमरान साहब को चाहिए वोट। ठीक है, आपका मौक़िफ़ पहुंच आया है, आपका पॉइंट पहुंच आया है। इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छी निशानदेही का आपने किया और आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मियां साहब, आप बात कर रहे थे, अपनी बात को मुकम्मल करें ताकि फिर बाकी क्वेश्चन भी हैं तो उस पर बात करनी है। देखिए ना, एक और कॉलर को शामिल कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जमहूरियत है, मतलब कि किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन, कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिठाएं, आप उनसे एक कॉन्फ्रेंस करें। जो लोग पावर में हैं, जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम में न्यूट्रल लोग जो हैं, ये नहीं कि इन पार्टियों के जो लोग हैं, तो ओवरसीज लोगों से आप मशवरा करें और उनके से हर तरह की जो सजेशन लें, उनकी व्यूज लें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो किस तरह वोटिंग करेंगे और उनके कैंडिडेट होने चाहिए या पाकिस्तान के होने चाहिए। बस उठ के तो वो जैसे स्टेज पर कोई एक्टर एक्टिंग करता है और ऐलान करता है, और बस ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ पर एक्टिंग की जाए। अय्याश, दुनिया के अय्याश तरीन लोग जो हैं हमने ऊपर बैठा दिए हैं, जिन माफिया के हाथों में जमहूरियत का झंडा दिया हुआ है। इतने मतलब कि सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं। तमाशा पाकिस्तान का बनाया हुआ है इन्होंने पूरी दुनिया में। बीच में ना इनकी कोई लेजिस्लेशन है, ना कोई कॉन्टेक्ट है, ना कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना किसी को एंगेज करते हैं। मतलब कि वो जो आगे पीछे लुटेरे और लोटे और इधर उधर के भागे हुए लोग, वो मतलब कि एक इल एडवाइस जो होती है वो सिक करती है बंदे को कि ये किस तरह का सिस्टम। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो बिल पास हुआ, इस हवाले से आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कहती हूँ ना कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको इन्हें दूर करना चाहिए था। लेकिन कौन दूर करेगा? इनके तो काम ये है, बस ओवरसीज को भी लूटे, पाकिस्तान से भी लूटे। ओवरसीज के बहुत सारे मसाइल हैं। हम लोग दूसरे मुल्कों में रहते हैं, हमारे कैंडिडेट होंगे, जिस एरिया से हम तल्लक रखते हैं, हमारा वो किस तरह उधर वोट जाएगा, ये सारे प्रोसीजर होते हैं। तो टाइम के साथ वो बताया जाएगा इंशाल्लाह। वो मैंने काफी लोगों से नहीं बताने की नहीं बात है, ये लोग एंगेज नहीं करते किसी को। नाम तो जमहूरियत रखा हुआ है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सिविल डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसाल है, जो सिर्फ सऊदी अरब के शहजादों की तरह इमरान खान डील करना चाहता है हर चीज के साथ, मीडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, और अपने इर्द गिर्द अयाश तरीन लोगों को सब सहूलतें दी जा रही हैं, सब चीजों पर कब्जे उनके हो रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए जा रहे हैं, अयाश तरीन लोगों को। और फिर नारा क्या है? मदीना की रियासत। खुदा के लिए माफ करें, ये सौदा जल्दी बिक जाता है इस वजह से। जी मियां साहब, आपने दोनों कॉलर की गुफ्तगू सुनी है, आप इस पर थोड़ा सा तबसरा करके आगे बात करें अपनी। मोहतरमा ने बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा तबसरा कर दिया है। असल में देखें, जो लोग इधर 10 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 साल से पाकिस्तान नहीं गए हुए।
है ना, तो उनको वोट का हक दे देंगे। उनको बेचारों को क्या पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कौन कर रहा है। हमारा सबसे गलत जो चीज हो रही है, हमारे मीडिया पर जो कंट्रोल करके उनको जो उनसे कहलवाया जाता है, दैट्स वेरी रॉन्ग। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पाक मीडिया जितना भी है इस वक्त फुली कंट्रोल्ड है और हमारी खलाई मखलूक के हाथ में है। वो इनको किसी किस्म का कोई बात नहीं बाहर निकालने देते, किसी किस्म की। जो आपको याद होगा मियां साहब ये वजाहत करेंगे खलाई मखलूक कौन है? खलाई मखलूक मैं कुछ लोग तो समझते हैं कि हम पाक आर्मी को कहते हैं। मैं तो नहीं कहता पाक आर्मी को, जी पाक आर्मी जिंदाबाद। मैं उन लोगों को कहता हूं जो पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क करते हैं, CIA एंड रॉ के लिए काम करते हैं। जैसे कि अभी मौजूदा सेटअप सारे का सारा आपका CIA का सेटअप है, रॉ का सेटअप है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी जानते हैं ये। लेकिन ये हमारे पाक मीडिया को नहीं बोलने देते, सबकी जुबानें बंद करवा देते हैं। हाँ, आप बताएं, आप इस वक्त आज़ादी से बोल रहे हैं, आप बताएं, इनकी निशानदेही करें, कौन है इनकी? मैं निशानदेही कर तो रहा हूँ जी। आपके पास न्याजी साहब को लाने वाला कौन है? पाशा एंड ज़हीरुल इस्लाम, है ना, दोनों ISI के थे। तो आपके सामने है, वो लाने वाले हैं। इसको ला के उन्होंने जो अपने काम करने थे वो कर लिए हैं। मौजें लगी हुई हैं उनकी। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, वो कोई एक जनरल बता दे पाकिस्तान में जो ISI का हो या आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जो पाकिस्तान में रहता हो, कोई एक का नाम मुझे, आप अगर आपकी इंफॉर्मेशन, आप माशाल्लाह काफी आपका नॉलेज है, आप मुझे बता दें कोई पाकिस्तान में रहता है। तो सारे के सारे भाग जाते हैं, सारे के सारे मुल्क छोड़ के, क्योंकि ये रकम लेते हैं। जो सच बात है वो करनी चाहिए, हक बात करनी चाहिए। रकम लेते हैं ये CIA से, रॉ से। अच्छा, ऊपर से दुश्मनी है हमारी इंडिया के साथ, ऊपर से दुश्मनी है। या आप इल्जाम लगा रहे हैं या हकायक बता रहे हैं? हकायक बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ जो मेरे फुली इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है जिनकी, वो बता रहा हूँ आपको। मैं कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कादमी साहब, मैं आपका 1 मिनट लूंगा माजूद के साथ, नजाकत हुसैन शाह दोबारा एक दो बातें करना चाहता हूँ। प्लीज कॉल काटिएगा नहीं, मैं आपका मशकूर हूँ। असल में बात यह है, कादमी साहब के हम अबुल रशीद के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ बातें रिलेटेड हैं। जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं, जैसे आर्मी की पैदावार है, एक बात। दूसरी बात, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है आर्मी पाकिस्तान में, जिसको दुनिया ट्रस्ट करती है, जिसकी वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। सियासतदानों ने तो इसको फरोख्त कर दिया था। बाबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एम्बुलेंस से तेल निकाल दिया गया था कि ताकि ये हॉस्पिटल ना पहुंच सके। अब मैं इमरान साहब की तरफ आता हूँ। 50-60 साल का बिगड़ा हुआ पाकिस्तान, करप्ट पाकिस्तान, जिसको वो आदमी 3 साल में कैसे ठीक कर सके? जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आप जाने, आपको आपके इल्म में सियासतदान कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, आज वो अपने हाथ में खूंडी नहीं पकड़ सकते। ये इमरान खान नहीं है, ये मिस्टर टंगा खान है। इसने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक पुरवकार इज्जत वाले लोग पाकिस्तान में रहते हैं। ये सियासतदान जब बैरून ममालिक जाया करते थे तो इनके वाशिंगटन में कपड़े भी उतार दिए जाते थे कि आप चेक कराएं आपके पास क्या है। कहाँ की बात करते हैं? इमरान खान ने तो इस्लाम का यूनाइटेड नेशन में झंडा गाड़ा है। आज इस्लाम के मुताल्लिक वो दुनिया को बता रहा है। चले ठीक है, हम टॉपिक पर रहना चाहते हैं। नज़ाकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, तो आपने बात की, अपना मौक़िफ़ बयान किया। सिद्दीकी साहब कोई बात करना चाह रहे थे, फिर मियाँ साहब आपकी तरफ आता हूँ। जी सिद्दीकी साहब, 1 मिनट और रखें, एक और कॉलर को शामिल करता हूँ। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी भाई, मैं दोबारा आपका टाइम ले। सिर्फ एक थोड़ा सा मेरा पॉइंट है कि पूरी हिस्ट्री में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने ये नवाज शरीफ और जरदारी ने लिए। अच्छा, हम टॉपिक पर रहना चाहते हैं मोहतरमा। ये बातें होती रहती हैं हमारे प्रोग्रामों में, लेकिन हम टॉपिक पर रहना चाहते हैं, इस वजह से अगर इसके बारे में बात करनी है तो फिर कर लें। जी सिद्दीकी साहब। देखिए, हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं। देखें, अब देखें, जहाँ फौज हुई, सियासतदान हुए, कौन करप्ट है, कौन अच्छा है, ये और किसी प्रोग्राम पे ये टॉपिक रख लें। अभी तो हम बात कर रहे हैं अपने वोट्स की, और दूसरी बात कर रहे हैं जो वोट का, तो मैंने आपको बता दिया है कि वोट का हक हमें बेकार है, कोई फायदा नहीं। वोट हम अगर दे भी देंगे कोई फायदा नहीं हमें। हम चंदा दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, यहाँ पर हम पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं, तो हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? हमें अगर फायदा जब होगा जब हम वहां जाके हम खिदमत करें और हम इलेक्शन में खड़े होते हैं,
या मुल्क की खिदमत कर सकते हैं तो वहां हमें इजाजत दी जाए, ठीक है ना। दूसरे की बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तान, यहाँ जितनी एम्बेसीज हैं उसमें मोर देन 50% यहाँ लोकल कम्युनिटी के लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। बस ये मेरा एक था। सेकंड, अब आ जाए मशीन पर। देखें, पहले तो ये बताएं कि दुनिया में सिर्फ 5 या 4 ममालिक हैं जहां ये वोटिंग मशीनों से होती है। अगर ये मशीनें अगर बहुत ही अच्छी होती तो ये पूरी दुनिया में इलेक्शन जहां होते हैं, जमहूरी इलेक्शन जहां होते हैं, बादशाह को छोड़ दें, पर्शियन गल्फ को छोड़ दें, आप जहां भी इलेक्शन होते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन को देख लें, कहीं देखें कहीं मशीनें होती हैं, नहीं होती है ना। तो जर्मनी जैसा कहने का मुल्क। मकसद है, देखें जहां भी ये इस किस्म की मशीनें लगाई जाती हैं वहां करप्शन जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक करप्शन कहते हैं उसको, वो होगी यस इलेक्ट्रॉनिक यस। करप्शन। अच्छा, अब आप ये सोच लें अगर ये बिल पास होने के बाद सिद्दीकी साहब implement अगर हो, सिद्दीकी साहब एक चीज़ का तो खात्मा होगा ना। मैं आपको बताऊं कि अभी दौर जदीद आ गया और नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसका फ़ायदा है। एक तो ये हटाना चाहिए, दूसरा ये है कि जो 25% उन लोगों के वोट पड़ते थे जो इस दुनिया में नहीं है, उनके भी वोटिंग हमने देखा है कि वोट उनके पड़े हैं, वो उनका तो खात्मा होगा ना उस चीज़ का। नहीं हाँ होगा। नहीं काजू साहब 25% चले, नहीं चले 25% आप माइनस कर लें, 75% जो वोट डलेंगे ना वो भी जाली डलेंगे, आधे से ज्यादा ज्यादा। देखिए मेरी ज्यादा बात सुने, ज्यादा वो कैसे, मैं ज्यादा। आपको बता दूं वो कैसे होगा। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इलेक्ट्रॉनिक प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक प्राइम मिनिस्टर इसलिए कहलाएगा, वो सारा जो रिजल्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट पहले बना के दिया जाएगा। सारी प्रोग्रामिंग कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। प्रोग्रामिंग वो होती है जो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग वो होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, ये भी याद रखें। ये नहीं है कि जरूरी इसका सारा कंट्रोल वो दे रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन अभी नहीं। इलेक्शन कमीशन अभी ना नहीं। ना 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 अभी कोर्ट में मैं जाएगा आपको ये ये सारा। बता दूं, ये इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन अपने मर्जी से ये काम नहीं कर सकता, ना अपील कर सकता है, ना कोई सियासी पार्टी इस बिल पर आप कोर्ट जा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप कोर्ट भी नहीं जा चले सकते। चले ये भी मियाँ साहब सियासी की तरफ पार्टी जाएंगे, के- मियाँ साहब की तरफ जाएंगे सिद्दीकी साहब, लेकिन एक कॉलर को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं रफीक बोल रहा हूँ ग्लासगो से। जी जी रफीक साहब क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर इलेक्शन में ये कहा जाता है जो पार्टी हारती है कि हेरा फेरी हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करके देख लें, हो सकता है इसे ठीक रहे, नहीं तो आने वाली थां तो है ही। दूसरी ये बात है, ये साहब जो मियाँ मसरूर सईद साहब हैं, ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये रॉ और इसका CIA के एजेंट है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। चलें ठीक है जी, मियाँ साहब जी क्लियर करें आपने आपको। जी थैंक यू वेरी मच। उनकी मेहरबानी जी, उनके प्यार है बहुत कि वो ये वो लोग हैं जो ना हक बात कर सकते हैं ना सच बात कर सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं हक बात, ना ये सुनने का रवादार हैं। ये वो लोग हैं और मुझे कहते हैं कि मैं रोगा हूँ, पता नहीं खुद ही अल्लाह माफ करे खुद ही रॉ के होंगे, तो वो ऐसे करके रॉ उनके मुंह पे चढ़ा हुआ है। असल में चीज जो है ना वो हक बात करनी चाहिए और सच बात करनी चाहिए, ये जिहाद है ये। हेलो जी जी बोलें आप। जी जी मेरी जी एक कॉलर को लेता हूँ तो फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी कॉल कट गई थी। मैं सिर्फ इस वोटिंग मशीन के बारे में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह भाई ने कहा कि 4-5 मुल्कों में ये है, तो इतना कहते हैं कि मैं इतना ब्रॉड माइंडेड हूँ, मैं इतना जमहूरियत पसंद हूँ, मैं लोगों की राय को बहुत मुकद्दम समझता हूँ, तो ये वोटिंग के ऊपर ये जो मशीन है इसके ऊपर इमरान खान इतना स्ट्रेस कर रहे हैं, सिवाय अपने मफाद के और अपने इर्द गिर्द जो गुंडे चोर और डाकू इकट्ठे किए हुए हैं, सिवाय उनके मफाद के इस शख्स ने कुछ भी मुल्क के लिए नहीं। ठीक है, और ये बस वही बहन आप वही बात कर रही हैं जो पहले भी हो चुकी हैं, तो अगर कोई नई चीज़ हो तो फिर लाजमी आपकी कॉल हम रखते हैं। अभी जनाब मियाँ साहब क्विकली, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, बातें काफ़ी करनी है। मैं थोड़ा सा क्लियर हमारे आपके वो कोई कॉलर थे जो कह रहे थे नियाजी साहब की सिफतें कर रहे थे कि वो 50 साल का गंद कैसे मैं तो कहता हूँ 74 साल का 74 ईयर साल का गंद जो है ना वो साफ करना चाहिए। वो कौन है, वो कौन है, और वो इनसे जरा पूछ लें। अच्छा, इनको लाने का मकसद क्या है?
न्याजी साहब को और इनको लाने का, मकसद एंड कंपनी को लाने का पूरा ग्रुप वही है जो मुशर्रफ दौर में था, पूरे का पूरी मिनिस्ट्रियां निकाल लें, पूरे लोग निकाल लें, आपको मुशर्रफ के साथी नजर आएंगे, ये सारे न्याजी के साथ जो बैठे हुए हैं। उनको लाता कौन है? ये चीजें मियां साहब, ये चीजें तो हर किसी ने जो भी प्राइम मिनिस्टर बना है वो इसी तरह करता रहा है। इलेक्टेबल लोगों को लाया गया है। मैं आपको बताता हूँ, हमेशा ये तारीख गवाह है, हमने भी देखा है। फिर ये जो लोग खलाई मखलूक है, ये खलाई मखलूक की आप कह रहे हैं, हर दौर में उन्होंने इसी तरह किया है। तो हम उस पर जाते नहीं हैं, हम वक्ती तौर पर इस पर जाते हैं कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है यहाँ, आप मुझे सिर्फ इतना फ़र्क बता दीजिए कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जिनकी और दूसरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको कहते हैं, जो एक मिनट मुझे दे दें, मुझे अच्छा चलो कॉलर को शामिल करता हूँ फिर आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जनाब आपसे आधा सेकंड लूंगा। जब बरतानिया में इलेक्शन होते हैं, फ्रांस, जर्मनी में इलेक्शन हो, तो क्या ऑब्जर्वर पाकिस्तान से इस मुल्क में आते हैं इलेक्शन वाच करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए? इधर से लोग क्यों जाते हैं कि हम रिग करते हैं? भाई ईवीसी जो वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, अगर इसमें खराबी है तो अपोजिशन वाले इसको ठीक करें, कहें कि इसमें ये होना चाहिए। ये वही बात है कि दोबारा इलेक्शन हो तो फिर कहेंगे जो जमात जीत जाएगी वो कहेगी ठीक है, जो नहीं जीतेगी वो कहेगी रिगिंग हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी मियां साहब। जी पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, पूरी दुनिया ने। आप जर्मनी, ये कैसा मुल्क है जर्मनी, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया इसको। क्यों रिजेक्ट किया? कि इसमें धांधली होती थी, बाहर से बैठ के भी धांधली नहीं मियां साहब, ये कोई ऐसी चीज नहीं आई हमारे सामने अभी तक, क्योंकि इंडिया में भी बाज रियासतों में इसी तरह के वोटिंग हो रही है। आप चेक इंडिया में क्या हो रहा है वो भी आपको पता है। मिसाल तो हम इंडिया की देते हैं हमेशा। इंडिया में रियासतों में अभी भी हो रही है ये वोटिंग, उसमें है, अभी जारी है। जी मियां साहब, ये बताइएगा कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है क्या वो भी वोट कर सकेंगे? करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, करेंगे तो सारे। अभी जो बिल पास हुआ है उस पर बात करेंगे, वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? मैं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। कर तो सकेंगे, उन्होंने क्या दिया कि कर सकेंगे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अच्छा, कॉलर को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, जनाब क्या कहेंगे? सर जी, पता है जो यहाँ का कानून है ना, इसको यहाँ ही रहने दो, अपने मुल्क के साथ नहीं जुड़ो, क्योंकि इन लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी। ये वोटिंग का जो सिस्टम इधर है ना, ये गलत है। और दूसरा जो वोटिंग है ना, जो मशीन की, वो जर्मनी है, फ्रांस है, इधर इंग्लैंड है, किसी जगह पे नहीं ये मशीनों का सिस्टम। ठीक है, ये गलत है जो वो कर रहे हैं। ठीक है जी। अरशद सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा कि क्या जो अभी बिल पास हुआ है इसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी वोट कर सकेंगे? नहीं, अभी ब्रिटिश पाकिस्तानी वोट नहीं कर सकते, इसलिए के बाद इनकी जो ड्यूल नेशनलिटी होती है ना, आपने वफादारी का हल्फ आपने ब्रिटिश से भी उठाया हुआ है और पाकिस्तान से भी है। वोट डालने का हक उनको होता है जो सिर्फ एक कंट्री के वफादार हो, जैसे पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है ना, वो लोग वोट डाल सकते हैं। हम लोग नहीं डाल सकते, आप देख लीजिएगा, आ जाएगा, ये पता चल जाएगा आपको। अभी हम लोग वोट नहीं डाल सकते, एक कानूनी तौर पर नहीं डाल सकते वोट। पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो ही डाल सकता है वोट। हाँ, जो सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जिसका इंडिफरेंट वीजा लगा हुआ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो वोट डाल सकते हैं। ड्यूल नेशनलिटी वाले वोट नहीं डाल सकते, इसलिए आपने हल्फ उठाया हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है ना, वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है आपने। यही तो मेन मसला था। अगर आपने वोट का हक देना तो ड्यूल नेशनलिटी वालों को भी देते हैं आप वोट का हक। आपने सिर्फ यानी ओवरसीज, आपका कहने का मकसद यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में, आपको एक बिल का पॉइंट बताता हूँ। बिल के पॉइंट में ये लिखा है पाकिस्तानी ओवरसीज, ये ड्यूल नेशनलिटी का कहीं नहीं लिखा हुआ, उन्होंने नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो सिर्फ ये लिखा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी का मतलब ये होता है जिसके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनके पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं है, उनको वोट डालने का हक है। अच्छा मियां मसरूर साहब, आप ये बताइएगा कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या यहाँ के नेशनल हैं? मैं ड्यूअल जी, ड्यूअल। तो फिर आपका लिए तो कोई मसला ही नहीं है, तो आप किस लिए परेशान हो रहे हैं? आपने ना वोट करना है ना जाकर इलेक्शन लड़ना है। मैं इसलिए परेशान हो रहा हूं कि ये लोगों के साथ ज्यादती हो रही है।
ये लोगों के साथ ज्यादती कर रही है ये मौजूदा हुकूमत जो है ना, अच्छा, क्या हुक्मरान। अभी क्या ज्यादती हुई है? ये जो हक दिया है वोट का, इससे क्या ज्यादती हुई है? देखिए ये इसमें अपने लिए वो धांधली करना चाहते हैं, एक बिग ह्यूज किस्म की धांधली, एक ह्यूज किस्म कैसे? की धांधली कोई है। एक मिसाल और दें, कैसे करना चाह रहे हैं? वो ऐसे करना चाह रहे हैं कि जितना वोट इनका बाहर है इस वक्त मौजूद है, जितना मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसी को सिर्फ ड्यूट का अगर नहीं ले रहे, खाली ओवरसीज का ले रहे हैं, ओवरसीज जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो फिर कैसे धांधली होगी? मैं वही बताने लगा हूं ना, मेरी बात तो सुन लेना। ये सिर्फ ये बता रहे हैं मीडिया के थ्रू, अपने पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू सिर्फ एक बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई लीडर है तो वो नवाज शरीफ है, जैसे अपना शहबाज। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जनाब। नवाज शरीफ जो लीडर है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वो एक ही लीडर है, उस जैसा लीडर ना कोई आएगा तो ना है। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ जनाब मियां साहब। जी मैं बता रहा हूँ ना आपको, इन लोगों को लाया इसलिए गया है कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, मुल्क की बर्बादी करते हैं। मैं वोटिंग की बात कर रहा हूँ मियां साहब। एक दूसरा रह गया, दूसरा मुझे बता दें क्योंकि ये अभी टाइम हमारा खत्म हो गया। एक बड़ा खास किस्म का क्वेश्चन है, जो तीसरा बिल है जो उसका कुलभूषण यादव का, उसको अपील का हक दिया है, इस पर आप क्या कहते हैं? रॉन्ग, गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। देखें मियां साहब को ये बदनाम करते थे, कुलभूषण मियां का यार है, आपको याद होगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये तो बात मियां साहब एक मिनट मुझे ये बताइएगा कि जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मियां नवाज शरीफ, और गए थे वहाँ मोदी से, उन्होंने वादा किया था कि ये इसको हम अपील का हक देंगे, ठीक है? ये तो उसी का तसलसल है ये। ऐसी कोई बात नहीं हुई जी, किसी किस्म की कोई फांसी थी, मिलिट्री कोर्ट ने इनको फांसी दी थी, इसको उनको जैसा फांसी दे देते, फारग कर देते। तो उस वक्त क्यों नहीं दी फांसी फिर? अगर एक मिनट, अगर कादरी को फांसी दे सकती है हमारी खलाई मखलूक, अगर कादरी को फांसी दे सकती है तो इसको क्यों नहीं दे सकती फांसी? क्या वजह साहब? जब प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त क्यों नहीं हुआ फिर ये काम? हम CIA के लिए काम करते हैं, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका बंदा है। अगर कादरी साहब पाकिस्तान के बंदे थे, मुसलमान था, उसको फांसी फौरन दे दी। मियां नवाज शरीफ ने मना किया कि इसको उम्र सजा में बदल दो, फांसी ना दो। मियां नवाज शरीफ ने, मेरे सामने की बातें बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उसको फांसी दी कि बदनाम कर दे मियां नवाज शरीफ को। ये नहीं तो उस वक्त क्यों नहीं हुआ ये जो काम? अभी आपको फांसी हो जानी चाहिए थी, फारग हो जाना चाहिए था, मिलिट्री कोर्ट को चाहिए था फांसी दे देती, इसको फारग कर देती। यानी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर के पास कोई अख्तियारात नहीं थे इस किस्म के? किसके पास जी? कि वो कुछ फैसला कर सके प्राइम मिनिस्टर? कौन? नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जब थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ, यानी वो खुद फैसला नहीं कर सकते थे कोई भी? मियां साहब के दौर में इसको फांसी का ऐलान हुआ था ना, मियां साहब के दौर में फांसी का ऐलान हुआ था कि नहीं हुआ था? जी मियां साहब के दौर में हुआ था, ठीक है ना? तो किसने फांसी देनी थी? अगर रेमंड डेविस को भगा सकते हैं रातों रात, अगर रेमंड डेविस को, तो फिर वो बराबर ही हो गया ना, फिर इमरान खान और मियां साहब बराबर ही हो गए ना, एक ही बात हो गई है ना फिर। नो बराबर ना हुआ। देखे ना जी, फर्क जमीन आसमान का फर्क को आप बराबर कर रहे हैं। ये ना करें प्लीज, ये ना करें क्योंकि रेमंड डेविस भी इन्होंने ऐसे ही भगाया था, और भगाया खलाई मखलूक ने था। पाशा साहब बैठे हुए थे कोर्ट में, उधर जाके रेमंड डेविस को किसने भगाया था ये बताएं? रेमंड डेविस को किसने भगाया था ये बताएं? मियां साहब किसने भगाया था रेमंड डेविस को? जी आपकी खलाई मखलूक ने। किसके दौर में हुआ था? प्लेट में रख के दिया था, जहाज खड़ा था, जहाज पे चढ़ाया था, वो भी अपनी आंखों से देखा हमने। किसके दौर में हुआ था? किसके दौर में हुआ था? मियां नवाज शरीफ के दौर में। यानी उस वक्त फिर मियां साहब के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो किसी का उसको रोक सके? किसके पास? आपका क्या ख्याल है, नियाजी के पास कोई इख्तियार है इस वक्त? तो यही तो पूछ रहा हूँ, ये बराबर ही हुए ना। किसी के पास इख्तियार नहीं होता। ये याद रखिए, जब ये काम कर रहा ना, वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं, प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं है, वो अपने काम करते हैं, पूरे के पूरे काम करते हैं।
ठीक है। वो कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं। जी मियाँ साहब, 1 मिनट में कॉलर को लेता हूँ, फिर सिद्दीकी साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। उस वक्त से ये खलाई मखलूक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात हो रही है और मशीन की बात हो रही है। तो देखे क्या कर रहे हैं, और जब जवाब कोई दे तो कहते हैं कि टॉपिक से हटे ना। जी जी, बात करें कोई अगर टॉपिक के था। और जी हमारा टॉपिक चेंज हो गया अभी, क्योंकि हमने वो दूसरे तीसरी जो बिल पास हुआ है उस पर बात कर रहे हैं, इस वजह से टॉपिक वो ज़ाहिर है 2-3 चीज़ों पर बात करनी थी। तो बिल और पास हुआ उसका जिक्र नहीं किया आपने। जी जी बताएं। वो एक बिल और पास किया इन्होंने, वो गैस की शादी आपस में हो सकती है पाकिस्तान में, ये भी बिल पास हो गया। पता आपको पार्लियामेंट में? चलें उस पर फिर बाद में बात करेंगे, अभी क्योंकि तीनों पर बात करनी नहीं। वो हमारे उलमा इकराम वहाँ मौजूद हैं जी, उलमा इकराम पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब वो ज़रा सी कोई बात होती है तो जुलूस निकालते हैं, तो इस पर वो खुद बात करेंगे, हमने नहीं करना। लिहाजा सिद्दीकी साहब आप चले। सारी खलाई मखलूक ये भी खलाई मखलूक की है, पैदावार उनकी है। हम असल में मियाँ साहब ने अपने टॉपिक से हट गए हैं। देखें, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3-3 दफा, 2-2 दफा, ठीक है ना। जब उनके पास पावर नहीं थी तो उस वक्त क्यों नहीं बोले भाई मैं ये इनको फांसी दे दो, एजेंट से ये रॉ का एजेंट पकड़ा गया है, तो आवाज उठाते ना, इतनी हिम्मत थी तो फौज के सामने क्यों नहीं बोले उस वक्त। देखें, बाहर बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है, जब प्राइम मिनिस्टर आदमी बन जाता है ना, उसके हाथ बांध देते हैं ये लोग। जो बोलता है उनके साथ उनका हाथ क्या होता है? जो मेरी बात सुनिए ना, उनके सामने अब जब नवाज शरीफ ने बोलना शुरू किया तो आपसे बात करेंगे। अब फिर करते हैं। आपका जवाब भी दे रहा हूँ, इस टॉपिक को छोड़ दें अभी, आप पहले बिल पे बात करें। अभी जो बिल पास किया गया है ये बिल्कुल गैर अखलाकी तौर पे पास किया गया। डिबेट होना चाहिए थी। मेरा एक पॉइंट तो ये है कि अपोजिशन को बोलना चाहिए था। डिबेट होती है आपस में, 2-3 दिन तक डिबेट होती है, उसके बाद फैसला करते। ये जल्दबाजी में जो बिल पास किए गए, इसमें आवाम का तासुर बहुत गलत जा रहा है। एक तो ये। सेकंड पॉइंट ये है कि बिल इतनी जल्दबाजी में पास किया गया, हाथ उठा के हाँ भाई ये बिल पास हो गया। अव्वल मैं अपोजिशन वालों से एक सवाल और करता, इनके 15 आदमी गैर हाजिर क्यों हुए? आपके अपोजिशन पार्टी में एजेंसी के लोग भी बैठे हुए हैं, जो फोन जाता है कि वो नंबर आना कौमी असेंबली में, वो नहीं जाते। आप पहले अपनी पार्टी को सही करो, फिर फौज के खिलाफ बात करो, ठीक है ना। देखें, फौज काम कर रही है, हमें पता है। फौज सबको लाइन से खुड्डे लाइन लगाए हुआ, सियासी पार्टियों को खुड्डे लाइन लगाए हुआ, इसलिए कि आप लोग खुड्डे लाइन लगते हो, इसलिए आप उनके लिए काम कर चुके हो। नवाज शरीफ ने फौज के साथ मिलकर हुकूमत नहीं की, जिया के साथ मिलकर हुकूमत नहीं की उसने। जब फौज क्या वो दूसरी एजेंसी थी, वही एजेंसी अभी भी है। कहने का मकसद है, या अगर आपको फौज के साथ काम नहीं करना तो खुल के बात करो, हमने काम नहीं करना फौज के साथ। पावर चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। 74 साल में किसी प्राइम मिनिस्टर को पावर नहीं दी गई है, इसी वजह से कि आपको जब प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है किसी सियासी पार्टी के वजीर को, तो वो क्या खुड्डे लाइन लग जाता है, जाके हाथ पांव जोड़ता है, हाँ जी मैं आपका वफादार हूं। आप वफादारी खत्म, जब तक सियासी लीडर अपनी वफादारियां खत्म नहीं करेंगे एजेंसियों के साथ, आप लोग कभी भी अपनी हुकूमत नहीं कर सकते। सिलेक्टेड हुकूमत आएगी हमेशा। अब इलेक्ट्रॉनिक वजीर आजम सिलेक्टेड होगा, और यही आपके साथ होने जा रहा है, ये आप भूल जाए। जी सिद्दीकी साहब, एक कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी भाई, मैं दोबारा आपका टाइम ले रही हूँ। ये जो मियां मंसूर साहब कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक इनको बात करना चाहती हूँ। जो पूरा मुल्क लूट कर खला में जहाजों के जरिए दूसरे मुल्कों में पहुंचाते हैं, उनको खलाई मखलूक तो उनको कहना चाहिए, जो सारे पाकिस्तान का माल जमा करके जहाजों में खला में लेकर दूसरे मुल्कों में पहुंचाते हैं, तो खलाई मखलूक तो उन्हें कहना चाहिए। वो लोग जो अपनी जानें देते हैं इस मुल्क के लिए, उनको खलाई मखलूक। इनकी पुलिस बन जाए ना, फौज भी पुलिस बन जाए, फिर ये खुश हो जाए। जी जनाब मियां साहब। जी बता रहा हूँ ना जी, कि अब वो जो है ना, सारे वो कहते हैं लूट के ले आते हैं, लूट के तो वो चला गया ना,
$4.5 बिलियन का जजीरा खरीदा, 4.5 बिलियन का, ठीक है जी। पाशा ने कनाडा में कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं आप जान ही सोच नहीं सकते। बाजवा ने जाके पापा जॉन्स खरीदे, 130 कहां से आए? बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ये खलाई मखलूक कर रहा हूं जी। आप वो उन्होंने खलाई मखलूक की बात की है तो मैंने कहा मैं जवाब दे दूं उनको। तो वो तो इनकी भी बात कर रहे हैं ना कि जिस तरह इल्ज़ाम लगे हुए हैं मियाँ साहब पर, और इनके बच्चे भी यहाँ हैं, ये भी ओवरसीज में शामिल होते हैं ना, इनकी भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मियाँ साहब को आप देख लेना क्या होता क्या रहा है। भुट्टो को कत्ल किया गया, आपके सामने है। लियाकत अली को कत्ल किया गया, आपके सामने है। बेनजीर को कत्ल कर दिया, आपके सामने है। तो चले वो पिछली हिस्ट्री है ना सारा सामने। अच्छा ये बताइएगा कि मियाँ साहब, ये जो सिद्दीकी साहब ने बात की है कि जिस तरह आपने बाकी लोगों की बात की है, आप ये बताएं कि आप इत्फाक करते हैं इससे कि हर प्राइम मिनिस्टर ने फौज का सहारा ही लेकर वो आया है? बिल्कुल करता हूं जी, बिल्कुल करता हूं। तो फिर वो लेकिन जो फिर नई चीज तो नहीं है ना। जो अभी ये बताइएगा कि जब अपनी मर्जी नहीं करने देते वहां पर मुल्क बनते हैं, सजा भुगत चुका है। आज भी मैं इधर बैठा हुआ है, इनकी मर्जी से, अपनी मर्जी से तो नहीं बैठा हुआ, वो इनकी मर्जी से बैठा हुआ है। इन्होंने शामिल करते हैं जी, एक काल को शामिल करता हूँ, मैं काल को शामिल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से? आजाद, मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जी, क्या कहेंगे जनाब? प्रोग्राम कर रहे हैं आप काजमी साहब, और मैं रिजी भी हूँ माशाल्लाह। जो इस मरतबा जो हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर आया ना, ये पहली दफा ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया कि मुल्क को सीधा किया काफी इसने, और चोरों को इसने बिल्कुल सही पकड़ा हुआ है। ये वही उछल रहे हैं कि इनको और पैसा चाहिए। अब महंगाई तो पूरी दुनिया में, हम इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में भी महंगाई है। ये सिर्फ कह रहे आटा चीनी चोर, ये चोर, इसके अलावा इनके कोई टॉपिक नहीं होता है। और उसके बाद फिर अब अगर इनको वजारत दे दी जाए मिसाल के तौर पे कल, तो क्या ये मुल्क को सुधार देंगे? जो और लूट के खा जाएंगे। मौका एक तो मांग रहे हैं ना, और ना इसलिए मांग रहे हैं। और इन तीनों चोरों को, मुल्ला डीजल को देखें आप, पीस पार्टी का बिलावल बच्चा बेचारा, उसे बोलना भी नहीं आता है, और वो वहां पे चीखता रहा कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे बातें करता है वो। इसी तरह नवाज शरीफ की बेटी, उसे कुछ भी नहीं पता, वो बैठ के वहाँ बात करती है। ठीक है, इमरान खान के साथ अच्छे लीडर है, इमरान खान खुद अच्छा लीडर है, वो पठान जात। कोई सवाल आपका है जनाब? आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं। इमरान खान के साथ पूरी जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो साथ है उसके, वोट यहीं से पड़ेंगे सारे इंशाल्लाह। इन सब के मुंह काले हो रहे और होते रहेंगे। चलें ठीक है जी, आपका मौक़िफ़ आया। जनाब मियाँ साहब, इनको कुछ कहना चाह रहे हैं, इनके जो सवाल इन्होंने उठाए? बात इन्होंने अभी मरियम नवाज का नाम लिया है, अभी लिया इन्होंने, ये साहब अभी कॉलर जो थे। आप ये देख लें कि न्याजी को, मेरी नजर में न्याजी सबसे बड़ा, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चोर है। उसकी बहनों के अकाउंटों में 197 अरब थे जब साकब नसूर। चले ये मियाँ साहब, ये हमेशा ये हुआ है, हमेशा हमने देखा है कि अगर कोई एक पर इल्जाम लगाता है, मैं सुनूंगा, एक मिनट, ऐसा हुआ है कि एक बंदा दूसरे पर इल्जाम लगाता है, दूसरा तीसरे पर लगाता है, असल मसला दरमियान में उसी तरह रह जाता है। और हाँ, हमारा भी मकसद ये था कि हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस पर रहें और इसका कोई रिजल्ट भी निकालें। अभी क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया है, आप ये बताइएगा कि ये जो सिस्टम अभी बिल पास हुए हैं, इसका कोई फायदा है या नहीं है? बस इसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे। दोनों बिल पास हुए हैं, दोनों, कलबुर्गा भी और ये भी बिल पास हुए हैं। और तीसरा वो जो मैंने आपको गे का बताया है, वो इंशाअल्लाह ताला सजा मिलेगी, इनको इबरतनाक सजा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जी सिद्दीकी साहब, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, बिल जो पास किए गए वो तकरीबन जल्दबाजी में किए गए। जरा थोड़ा सा और ज्यादा फैसिलिटीज के साथ बिल पास किए जाते, क्लियर करते हैं आवाम को, तो ये लोगों की समझ में भी आता। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ रही है, पहले इनको आके गवर्नमेंट के नुमाइंदों को बताना चाहिए था, इसका ये सिस्टम होगा, इसमें ये खराबी नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत जल्दबाजी की है, ये कहने का मकसद है।
अव्वल बात है, सही है, आप ये बताइएगा कि सदीद से आप ये बताइएगा कि जब वोट का हक उन्होंने दिया है तो फिर इनको बोलने का भी हक होगा, इनकी बात भी सुनी जाएगी। ये तो होना चाहिए ना। ज़ाहिर अभी चेंजिंग आ गई है, काफ़ी जदीद दौर आ गया है, लोग चेंज हो गए हैं, नए लोग आ गए हैं, तो इसमें तो इन लोगों की फिर बात भी सुनी जाएगी जब वोट का हक है तो। नहीं नहीं, देखें सही है, आपको फर्ज किया कि वोट नहीं का सुनी हक जाएगी। दिया, ठीक है, आपने वोट भी डाल दिया, ठीक है ना। मगर मेरा कहने का मकसद है, अव्वल बात तो ये कि आप ड्यूल नेशनल वाले वोट नहीं डाल सकते। दूसरी ये कि अच्छा, इसमें अगर चले एक मैसेज है सिद्दीकी साहब, इस पर ज़रा थोड़ी सी बात करनी है क्योंकि टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम हम निकालते हैं। ये आया कि वो कहते हैं कि बतौर पाकिस्तानी हमारे लोगों की पहचान ख़त्म हो जाएगी इससे, और इससे ये होगा कि लोग पार्टी बेस पर अपना तारुफ करवाएंगे और फिर लड़ाई झगड़े और यहाँ पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर उसी तरह के एहतजाज जैसा पाकिस्तान में होते हैं वो यहाँ भी शुरू हो जाएंगे, और ये दूसरी एक किस्म का गढ़ बन जाएगा लड़ाई झगड़ों का। क्या इत्फाक बिल्कुल करते हैं सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है। नहीं, बिल्कुल जिसने भी दिया है बहुत सही पॉइंट है। हम लोगों Agree. को यहाँ पे एक तो अव्वल बात है, यहाँ पे सियासी बिल्कुल agree. पार्टियों के ऑफिस होने नहीं चाहिए, एक तो ये, ठीक है ना। अगर आपको सियासी शऊर सियासत करनी है, जाए पाकिस्तान जाके सियासत करें, एक तो ये। यहाँ बैठ के ये बताएं किसी भी मुल्क के किसी सियासी पार्टी का ऑफिस यहाँ पर है, नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान की सियासी पार्टी के ऑफिस यहाँ पे होते हैं। हमारे बेवकूफ ओवरसीज वाले झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। क्या फायदा इस चीज से? अगर आपने खिदमत करनी है ओवरसीज वालों ने, पाकिस्तान जाए खिदमत करें। यहाँ बैठ के सियासत करना बिल्कुल बेकार है। यहाँ आपको कोई फायदा नहीं कि सियासत बैठ के यहाँ कर रहे हैं कि वो चोर है, ये हम चोर नहीं है। हर 5 साल बाद जब नवाज शरीफ दोबारा आ जाएगा हुकूमत में, वो कहेगा इमरान खान चोर था। इमरान खान चलेगा कि कोई मिलिट्री का आदमी है, माशाल्लाह लगा देगा, वो कहेगा सब सियासतदान चोर हैं। तो ये तो 74 साल से ये गेम चल रहा है हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ। अवाम पिस रही है, अवाम के साथ अवाम की हमदर्दी किसी के पास नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है ना। सब अपना फायदा सोच रहे हैं, सब सियासी लीडर, और अपनी और किसी भी सियासी जमात में जमहूरियत है ही नहीं। बाप बनता है, बाप के बाद भाई, एक दो चीजें मियाँ साहब से पूछ लेता हूँ सिद्दीकी साहब, फिर उसके बाद इजाजत चाहेंगे। मियाँ साहब ये बताइएगा कि क्या ये जैसा खिदमत के मौके की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सिद्दीकी साहब के पाकिस्तान में जाकर सारा करना चाहिए, ये आप बता सकते हैं? आप ज़ाहिर है PMLN से आपका तल्लुक है, और बता सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब कब जा रहे हैं पाकिस्तान खिदमत करने के लिए? मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला दिसंबर एंड तक पाकिस्तान में होंगे अल्लाह के फजल से, इंशाअल्लाह ताला। ये तो ज़्यादा करीब नहीं गया थोड़ा? दिसंबर तो नेक्स्ट मंथ आ गया है ना? नहीं, मियाँ साहब दिसंबर में पाकिस्तान में होंगे। अच्छा, आप फिर क्लियर कर दें एक बार, फिर हमारे देखने सुनने वालों को गौर से सुन लें। यह आप बड़ी अहम खबर दे रहे हैं, आप बताएं कब जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब दिसंबर एंड में पाकिस्तान में होंगे। उनके जितने केसेस न्याजी साहब ने बनाए हैं या जो कुछ भी पिछलों के कहने पे बनाए हैं, सारा कुछ किया है, सब खत्म हो जाएंगे। आप भी इधर है, हम भी इधर, आपसे मुलाकात रहेगी। तो ये यानी क्रिसमस से पहले जा रहे हैं इंशाल्लाह जी। ठीक है जी। जी सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? देखिए, मियाँ साहब से 3 दफा हाँ करवा ले, क्रिसमस पे जा रहे हैं ये, और इनको यहाँ पहले से इनवाइट कर लें हिदायत टीवी पे कि आप आके आप जरूर आइएगा इस प्रोग्राम में, अगर वो चले गए तो। अभी कोई नहीं जा रहा है। ये हर दफा ये कहते हैं कि ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना। दिसंबर के बाद मियाँ साहब दोबारा आपको लूंगा। बात है वो दिसंबर में जा ही नहीं रहे। वही बताने लगा हूँ, ये अरशद सिद्दीकी साहब पहले भी यही कहते थे, जब मियाँ साहब सऊदी अरेबिया में थे, ये कहते थे कि नहीं जाएंगे नहीं। सिद्दीकी साहब उस वक्त भी यही कहते थे, आपको याद हो, आपने उस वक्त बताया था कि जाएंगे। लंदन में हैं, लंदन से वापस नहीं जाएंगे। सुन लें जरा सिद्दीकी साहब, सुन लें। फिर ये कहते थे कि लंदन में आ गए, ये लंदन से भी वापस नहीं जाएंगे, और मियाँ साहब गए, और इंशाल्लाह अब तीसरी दफा फिर मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे। और MQM का जो है अपना अल्ताफ हुसैन, वो वापस नहीं जाएगा,
उसको उन्होंने फारग कर दिया, टोटल फारग कर दिया, वो पाकिस्तान नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। मियां साहब ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दोबारा जा रहे हैं या वैसे जा रहे हैं अपने नेशन की खिदमत के लिए? फिलहाल तो अवाम की खिदमत के लिए जाएंगे, कोई मूड नहीं है उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का। जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बता रहे हैं, हम डेली बेसिस पे उनसे मुलाकातें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, लेकिन वो कोई ऐसा उनका नहीं है प्लान कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन एक और बात बता दूं, अगर अवाम चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को एज ए प्राइम मिनिस्टर देते हैं। रखिए आप सारी पाकिस्तानी की अवाम जितना मर्जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो मर्जी कहलवा दें, वहां पर बैठ के जितने भी बैठे होते हैं आपके एंकर्स वगैरह, कुछ ना कुछ खासकर ARY वाले जो है हमारे, वो तो अल्लाह ही हाफिज है उनका, वो जो चाहते हैं उनको नोटू चाहिए, नोट मिल काम करते हैं, दैट्स इट, उनके लिए और कुछ नहीं है। नोट में वो तो कहलवाते रहते हैं, वो न्याजी को हाईलाइट करते रहते हैं, न्याजी को ये करते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। जवाब लेने दे सिद्दीकी साहब से, तो फिर वाइंड अप करते हैं। जी मियां साहब, जो लाने वाले थे आबिद साहब, काजमी साहब, वो जो लाने वाले थे इसको, वो भी तंग है, नक आए हुए, पंजाबी कहते नक तक आए हुए हैं कसम से। हकीकत मेरे अपने कजन हैं, आर्मी में है, ISI में है। ये बताइएगा जनाब, ये बताइएगा मियां मसरूर साहब, आप ये बताइएगा कि मियां साहब आप कहते हैं पाकिस्तान जा रहे हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे या पासपोर्ट बनवा कर जाएंगे? पासपोर्ट देंगे, ये अपनी प्लेट में रख के लेके आएंगे घर, पासपोर्ट यही ले, आप देखेंगे अपनी आंखों से इंशाअल्लाह ताला। ये जितना मर्जी ज्यादती कर लें, जितना सारे यार, एक नॉर्मल, ये तो 3 टाइम का वजीर आजम था जिसके साथ इन्होंने ज्यादती की कि पासपोर्ट नहीं देना, ठीक है ना। एक नॉर्मल पाकिस्तानी रहता है, उसका पूरा राइट है अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट लेने का, जब उसका खत्म हो जाता है। ये कैसे कर सकते हैं? जितनी मर्जी ज्यादती कर ले, ज्यादती नजर नहीं आती है अवाम को, दुनिया को नजर नहीं आती, सबको नजर आ रही है। इसलिए अवाम पाकिस्तान के इसके साथ है, मियां नवाज शरीफ के साथ है। अगर दिसंबर में जाना है तो फिर उन्होंने पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए किया है, वो अप्लाई जाएंगे वहाँ, अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे दिए उन्होंने, मशीनें खुद आएंगी घर में। एक दिन में पासपोर्ट मिलेगा काजमी साहब, एक दिन में पासपोर्ट मिलेगा, एक दिन में। आप मैं को बता रहा हूँ कि प्लेट में रख के लेके आएंगे घर के, लो मियां साहब पासपोर्ट। ये तो यहाँ तो हमारे लोग महीना लाइनों में लगे रहते हैं पासपोर्ट के लिए, तो वो फिर आम बंदे। अच्छा, मियां साहब के दौर में ये काम नहीं था, मियां साहब के दौर में ये काम इधर नहीं था महीने वाला। अच्छा, आपको याद होना चाहिए ये चीजें। नहीं, ये ज्यादती ना करें, मैं खुद, मुझे पता है, मैं भी उनका दौर देखा हुआ है, मैंने दौर देखा हुआ है, ज्यादा ज्यादती ना करें बस, ठीक है। अच्छा सिद्दीकी साहब आप बताएं, जो ये कह रहे हैं, ये बताएं जो कुछ इन्होंने कहा है उस पर। देखिए, सऊदी अरब से जब गए थे, जब इनकी डील हो गई थी, जब यहाँ से डील हो जाएगी, जब इनको डील ले लेंगे, जब ये पांव पड़ जाएंगे एजेंसी के, तो जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते हैं। अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर मियां साहब को जाना है, कल ही में आप मेरी बात सुने, कल उनसे कहना कि पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं, हम इनका पासपोर्ट बना के देते हैं और टिकट के पैसे भी मैं देता हूं, चले जा ही नहीं सकते जनाब, क्या बात करें, जा ही नहीं सकते, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। सवाल ही जनाब सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारा टाइम खत्म हो गया। पहुंच के जब तक नहीं जा सकते आप लोग। ठीक है जी, जनाब सिद्दीकी साहब आपका, अरशद सिद्दीकी साहब आपका, और जनाब मियां मसरूर सईद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो, पर्सनली किसी पर बात हुई हो, तो माज़रत चाहता हूँ। और हमारा ये हरगिज़ ये नहीं मकसद होता कि हम किसी पर तनकीद करें बिला जवाज़। हाँ, अगर कोई सियासी फिगर है तो वो गलत कर रहा है आवाम के लिए या कुछ, तो हमारा भी हक बनता है यहाँ बोलना, हाईलाइट करना। फिर जो देखने सुनने वाले हैं, ओवरसीज़ में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, उनका भी काम बनता है कि वो तनकीद भी करें और असल जो फैक्ट हैं वो आवाम के सामने लाएं। इसी पर हमने हमेशा से अपने पब्लिक राइट्स का ये बयानिया रखा है और इस पर कायम है। इंशाल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही, तो नेक्स्ट वीक नए मौजू, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।